फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल बेसिक नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, शुगर और चेस्ट का सीटी स्कोर नॉर्मल कितना होना चाहिए, इसके बारे में अपन डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक मेडिकल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, और यह सभी पॉइंट्स आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बीपी भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में रक्तचाप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स में बहते हुए ब्लड द्वारा वेसल्स की वॉल्स या दीवार पर डाले गए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ब्लड वेसल्स है और इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो यह बहता हुआ ब्लड इस प्रकार वॉल्स पर दोनों साइड प्रेशर डालता है, उसे ही अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को हम स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह होता है जब हमारा हार्ट धड़कता है तो वेसल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसे मापा जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर वह होता है जब हमारा हार्ट धड़कता है तो दो धड़कनों के बीच के प्रेशर को मापा जाता है। और फ्रेंड्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ पर अपन जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। न्यूली बोर्न बेबी में 95/55 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ पर 95 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 55 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और यहाँ पर mm ऑफ Hg का मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और फ्रेंड्स, यंग एडल्ट्स में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि यंग एज वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 120/80 है तो वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और फ्रेंड्स, ओल्ड एज वाले का ब्लड प्रेशर 150/90 mm ऑफ Hg होता है। ओल्ड एज में अपन इस ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा नॉर्मल मानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg है तो यह थोड़ा सा ज्यादा होता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 और नीचे का 95 है तो इसे हम बहुत ज्यादा बीपी मानते हैं। इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह इमरजेंसी कंडीशन होती है। I'm going to share how I've reduced my grocery expenses even while living in an expensive city. I will. अब ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करते हैं, मतलब SpO2 क्या होता है। SpO2 का मतलब सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन होता है। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ऑक्सीमीटर है और यह फिंगर्स में लगा के SpO2 को चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस के साथ हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के एल्वियोलाई पर जाकर हमारे टिश्यू में एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में कितना होता है आपको इसका पता होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 94 है तो इसे हम सामान्य ऑक्सीजन लेवल मानते हैं। तो वह मरीज बिल्कुल सामान्य या नॉर्मल होता है, 94 से कम नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 है तो उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 है तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, मतलब यह ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं होता है।
और किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 है या 90 से कम हो गया है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है और तो उस व्यक्ति को डॉक्टर्स के सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। अब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, मतलब हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर को अपन एक डिजिटल थर्मामीटर से मापते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह थर्मामीटर होता है, इससे ही अपन बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री के बीच है तो यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यदि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 99.0 डिग्री है तो यह थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है, उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 100 डिग्री से 102 डिग्री के बीच है तो यह बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार हो सकता है। अब अपन हार्ट या पल्स रेट की बात करते हैं, मतलब हृदय गति या पल्स रेट क्या होती है और हमारे शरीर में कितनी नॉर्मल होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हार्ट रेट या पल्स रेट क्या होती है। जब हमारा हार्ट या हृदय 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है या धड़कता है उसे ही अपन पल्स रेट कहते हैं। मतलब हार्ट रेट या पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हाथ की दूसरी और तीसरी अंगुली को गर्दन पे रख के पल्स रेट को महसूस किया जा सकता है। और सेकंड वाले डायग्राम में एक हैंड की दूसरी व तीसरी अंगुली को कलाई के अंदर वाले भाग पर रखा जाता है। यहाँ पर अंगुलियों को रखकर अपन पल्स रेट को महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में नॉर्मल पल्स रेट या सामान्य पल्स रेट 72 प्रति मिनट होती है, मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसे अपन बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं। और अगर पल्स रेट 60 से 80 प्रति मिनट है तो इसे थोड़ा कम पल्स रेट ही माना जाता है। और अगर हमारे शरीर का पल्स रेट 90 से 120 प्रति मिनट है तो इसे बढ़ा हुआ पल्स रेट मानते हैं। अब हम ब्लड शुगर के बारे में जानते हैं, मतलब हमारी बॉडी में नॉर्मल कितनी ब्लड शुगर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में शुगर 2 टाइम डिपेंड करती है। एक होती है फास्टिंग, मतलब खाना खाने से पहले, और दूसरी होती है पीपी, मतलब पोस्ट प्रांडियल, मतलब खाना खाने के बाद वाली शुगर। अगर आप खाना खाने से पहले शुगर करवाते हैं तो उसे फास्टिंग शुगर कहते हैं, और अगर खाना खाने के बाद में शुगर करवाते हैं तो उसे पोस्ट प्रांडियल शुगर कहते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने खाना खाने से पहले शुगर टेस्ट करवाया है तो उसकी नॉर्मल शुगर रेंज 70 से 100 mg/dl होती है। यहाँ पर dl का मतलब डेसीलीटर होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने खाना खाने के बाद में शुगर टेस्ट करवाया है तो ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज 70 से 140 mg/dl होती है। अगर फ्रेंड्स आपकी फास्टिंग शुगर 125 mg/dl से ज्यादा आ रही है तो आपको शुगर या डायबिटिक हो सकती है। अब अपन हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, इसे शॉर्ट में HB कहा जाता है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में अलग अलग क्वांटिटी में होता है। मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 13.5 से 17.5 ग्राम/dl होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 12.5 से 15.5 ग्राम/dl होता है। अब रेस्पिरेशन रेट के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारे शरीर की श्वसन दर नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम नोज के थ्रू 1 मिनट में अपन कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही अपन रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है।
मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और 1 से 3 मंथ के बच्चों का रेस्पिरेशन रेट 44 पर मिनट होता है। मतलब छोटे बच्चे 1 मिनट में लगभग 44 बार सांस लेते हैं। अब सीटी स्कोर या HRCT चेस्ट स्कोर के बारे में बात करते हैं। मतलब चेस्ट का सीटी स्कैन करने पर लंग्स का क्या स्कोर होना चाहिए। HRCT चेस्ट स्कोर कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग्स। राइट वाले लंग में 3 लोब होते हैं, फर्स्ट सुपेरियर लोब, सेकंड मिडिल लोब और थर्ड इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लोब में 2 लोब ही होते हैं, एक सुपेरियर लोब होता है और दूसरा इंफीरियर लोब होता है। यह लोब जितने परसेंट इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ही सीटी स्कोर निकाला जाता है। अगर किसी पेशेंट का HRCT मतलब हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कोर 0 से 8 तक है तो इसे हम माइल्ड इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि उस मरीज में हल्का इन्फेक्शन है। और यदि किसी पेशेंट का HRCT स्कोर 9 से 18 के बीच में है तो इसे हम मॉडरेट इन्फेक्शन कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट का HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में है तो इसे हम सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं, मतलब इसे काफी गंभीर इन्फेक्शन माना जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने वाला हूँ कॉमनली यूज मेडिसिन के बारे में, यानी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि बुखार, दर्द, जुकाम, गैस, खांसी, उल्टी, दस्त, ऐसे टाइम पर डॉक्टर वो कौन कौन सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो जितना भी आपको वीडियो के अंदर मेडिसिन देखने को मिलेगा वो सभी के सभी आपके नियर बाय मार्केट्स में अवेलेबल है। और आपको 2 चीजें टैबलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जितने भी आपको ये बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है ना जिस भी टैबलेट या सिरप में, तो उसको हम लोग ब्रांड नेम्स कहते हैं, जैसे ओकासेट, फेनाप्लस, इंसेट, फोर्ट, नॉर्फ्लॉक्सीजन। और इसके अंदर जो हल्के लेटर्स में वो होते हैं सॉल्ट नेम, नॉर्फ्लॉक्सासिन, ओंडासेट्रोन, डाइक्लोफेनाक और सेट्रिजिन। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब आप ये टैबलेट खाते हो तो ये सॉल्ट जो है आखिर वो कैसे काम करता है और कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा टैबलेट या सिरप दिया जाता है। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुखार के लिए टैबलेट्स। तो आपको पता है कि जब भी बुखार आता है उस टाइम पे पैरासीटामोल दिया जाता है। तो क्या होता है, बुखार का रीजंस क्या होते हैं, सबसे पहले वो बता देता हूँ कि जब भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी आता है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। इम्यूनिटी एक्टिव होने के बाद जो हमारे सेल्स हैं वो डर जाते हैं। वो डर जाते हैं क्योंकि फाइट चल रही होती है, और फाइट चलने के दौरान जो हमारे सेल्स डरते हैं और TNF अल्फा जो है साइटोकाइंस वो जाते हैं हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस तक। और उसी की वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो उसको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया ये सब आए हुए हैं। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है उनको मारने के लिए। इस वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये पैरासीटामोल है वो कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे आप ब्रांड्स देख सकते हो, कैलपोल, डोलो, क्रोसिन, कॉम्बिफ्लैम, जिसके अंदर पैरासीटामोल लिख जाएगा वो बुखार के लिए होता है। और ये स्पेशली मतलब बुखार के लिए है। और अगर आपको पेन है हल्का फुल्का तो हल्का फुल्के पेन में भी आ सकते हैं, बिकॉज ये NSAID ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शरीर के दर्द के लिए यानी पेन किलर्स। जो पेन किलर्स के अंदर जो सॉल्ट होता है ना उसको हम लोग डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक और आइबुप्रोफेन, तो ये 3 ऐसे सॉल्ट है जो मोस्टली हर एक डॉक्टर लिखता है। इसके अलावा भी आते हैं, बट ये जो 3 ऐसे जो आपने देखे यहाँ पे सॉल्ट, ये मोस्टली आपको दिख जाएगा, हर एक डॉक्टर ही लिखता है ये। सो चाहे वो आपके बैक में हो, शोल्डर में हो, लेग, हैंड, कमर, पीठ, तो सभी में ये जो है पेन किलर्स आते हैं। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे फेनाप्लस बात कर लेते हैं। डाइक्लोफेनाक सोडियम देखने को मिल जाएगा और साथ ही पैरासीटामोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। कॉम्बिफ्लैम हल्का फुल्का फीवर जैसा भी आपको महसूस हो रहा हो, कई बार जो चोट वोट लगती है उसकी वजह से फीवर भी आ सकता है, तो उस टाइम पे जो है ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें ज़ीरोडॉल पीस के अंदर एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल। ये तब ज्यादा यूज होता है जब आपके टाइफाइड फीवर हो, उस टाइम पे आपका बॉडी भी पेन हो रहा होता है और फीवर भी होता है। इसके अलावा आपके हेवी पेन है जैसे कि तो आइबुप्रोफेन आप ले सकते हो और रिएक्शन 50 भी आपको डाइक्लोफेनाक देखने को मिल जाएगा। तो आपसे याद रखना है जिसके अंदर डाइक्लोफेनाक आ गया वो समझो पेन किलर है।
बात करें एसिडिटी का, तो एसिडिटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटोप्राजोल, रानिटिडीन, लास्ट में टिडीन आ गया ना या फिर प्राजोल आ गया, तो आप समझ जाओ कि वो एसिडिटी के लिए मेडिसिन यूज होती है। जैसे ओमी का आपने यूज किया होगा, और ओमी के अंदर जो आप देखोगे ना ओमीप्राजोल, तो लास्ट में ओमीप्राजोल के अंदर प्राजोल आ रहा है, ऐसे ही पेंटोप्राजोल तो प्राजोल आ रहा है इसमें भी। तो ये सभी के सभी गैस के लिए अच्छे मेडिसिन है। और टिडीन भी आता है, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, तो ये सब भी एसिडिटी में आता है, अलग अलग ब्रांड नेम से मिलते हैं। ऐसे लोग के अंदर रेनिटिडीन है। और गैस के तो आपको पता ही है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो आपको जी में चलाना या उल्टी होता है उस टाइम पे जो है डोमपेरिडोन और ऑन्डासेट्रोन, ये दो ऐसे सॉल्ट है जो हर एक डॉक्टर लिखता है। सो यहाँ पे मोस्टली आप देखते होंगे कि ये दो आपको देखने को मिल जाएगा, और अलग अलग ब्रांड्स लिखते हैं डॉक्टर्स। कोई ऑननेट एमडी लिखता है, कोई इनसेट 4 लिखता है, कोई वॉमिस्टॉप लिखता है। तो जो इसके अंदर ये देखना हो डोमपेरिडोन या ऑन्डासेट्रोन, ये आपके ब्रेन के सीटीजेड सेंटर पे काम करते हैं। जो वो ब्रेन का सीटीजेड सेंटर होता है ना, वही वॉमिटिंग करवाता है। तो वो ना हो उसके लिए ये सिग्नल जो है वो बंद करवा देता है कि अब वॉमिटिंग वाला सिग्नल आ जाए, जिसकी वजह से आप ना करो। बात करें एसिडिटी के लिए, तो सिरप्स भी आते हैं, डाइजीन, जेलोसिल, या एंटासिड्स हम इनको बोलते हैं। मेनली एसिडिटी यानी HCl जो हमारे स्टमक के अंदर है उससे ये रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एक तरीके से। बात करें नेक्स्ट लूज मोशन। लूज मोशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो नोरफ्लॉक्सेस, इनका तो मोस्टली आप देखते हैं वो यूज करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी आते हैं, जैसे कि लोपामाइड के अंदर लोपामाइड देखने को मिल, लोपेरामाइड देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एंट्रोक्विनोल देखने को मिल जाएगा। और इनमें से आपने यूज किए नोरफ्लॉक्सेसिन और एंट्रोक्विनोल, ये दो तो बहुत ज्यादा यूज होता है, और लोपामाइड भी यूज होता है। सो बात कर रहे हैं जो कि है एलर्जी। एलर्जी यानी सर्दी जुकाम, जो भी स्किन पे रैशेस हो रहा है, आंख नाक से पानी आ रहा है, तो उस टाइम पे जो है सिट्रिजिन आपने भी खाया होगा, और आप इसको सिट्रिजिन ही बोलते होंगे। और ये जो मिलता है वो ब्रांड नेम से मिलता है ओकासेट। और इसके अलावा ओकासेट एल है जिसके अंदर लिवोसिट्रिजिन है, और एक है मोन्टास एल जिसके अंदर मोंटिलुकास और लिवोसिट्रिजिन है। ये जो कॉम्बिनेशन वाला है ना, ये ज्यादा तब असरदार करते हैं जब आपके गले में खराश हो। गले में खराश के साथ आपको जो है अदर एलर्जी हो रखा हो, तो उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन वाला दिया जाता है। मोन्टेसिप एलसी नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट बात करें मल्टीविटामिन। आपको पता है मल्टीविटामिन का काम क्या होता है, आपके शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। भूख नहीं लग रहा है उसको फुलफिल करेंगे, जो बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करेंगे। तो जिनको भी टैबलेट सिरप्स इसके अवेलेबल है, सुप्राडाइन है, रिवाइटल एच है, बीकाडेक्सामाइन, मैक्सिरिच, A2Z, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्सविट 19NS। तो ये होगा मल्टीविटामिन के बारे में। कफ सिरप के बारे में बात करें, अगर सूखी खांसी है उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, तो यहाँ पे एम्ब्रोलाइड डी हो गया, इसके अलावा एस्कोरिल डी प्लस, बेनोड्रिल और ग्रिलिंटस। मेनली आपको समझ जाना कि डेक्स्ट्रोमिथोफेन जहाँ भी लिखा आ जाएगा वो सभी के सभी जो है वो सूखी खांसी में दिया जाता है, या क्लोरफेनिरामिन देखने को मिल जाएगा, क्लोरफेनिरामिन और डेक्स्ट्रोमिथोफेन। यहाँ पे ये गुआफेनेसिन आप देख रहे हो ना, अमोनियम क्लोराइड, ये जो ऐसा सिरप है गिरिलिंटस, ये सूखी और बलगम वाली खांसी दोनों में आ जाएगा। ऊपर के दो सॉल्ट जो है डेक्स्ट्रोमिथोफेन, क्लोरफेनिरामिन, ये सूखी खांसी के लिए होते हैं, बट वहीं पे गुआफेनेसिन अमोनियम क्लोराइड का काम है कि जो गले में फंसा हुआ बलगम है ना उसको निकाल फेंके, तो बलगम वाली खांसी में भी ये काम कर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो बलगम वाली खांसी के लिए टर्ब्यूटालिन आता है। आप देख रहे हैं ना, टर्ब्यूटालिन या ब्रोमहेक्सिन कंपल्सरी है कि होगा ही होगा उस सिरप के अंदर। नहीं है टर्ब्यूटालिन या ब्रोमहेक्सिन तो लिवोसैल्ब्यूटामोल होगा, या फिर यहाँ पे गुआफेनेसिन तो आप देख रहे होंगे, गुआफेनेसिन एम्ब्रोक्सिल लिवोसैल्ब्यूटामोल, एक ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, टर्ब्यूटालिन ब्रोमहेक्सिन ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। तो ये दो तरह के कॉम्बिनेशन आपको हर एक सिरप में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये टर्ब्यूटालिन वाला कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे ब्रोमहेक्सिन के साथ, और यहाँ पे आप देखो तो लिवोसैल्ब्यूटामोल वाला कॉम्बिनेशन हो गया एम्ब्रोक्सिल के साथ। बस वही कि अलग अलग ब्रांड्स में वो सेम सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। एस्टाकाइन एलएस वाला जो है एस्कोरिल एलएस में देखने को मिल जाएगा, ब्रो जेडेक्स जो है वो ग्रिलिंटस में देखने को मिल जाएगा बीएम में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।